संस्कृत साहित्य की परंपरा में इतिहास शब्द का प्रयोग ठीक उसी अर्थ में नहीं होता जिस अर्थ में अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है, या जिस अर्थ में हिस्ट्री के वजन पर आधुनिक भारतीय भाषाओं में, हिंदी आदि में इतिहास हम बोलते हैं। इतिहास हमारे यहाँ उन आख्यानों को कहा गया जिनमें जातीय स्मृतियाँ और देश की सांस्कृतिक धरोहर संचित की जाती है। समाज को रीति, नीति और गति बताई जाती है। उसकी भूत, भविष्य और वर्तमान का निदर्शन किसी भी देश का, किसी भी जाति का जिसमें किया जाता है, और पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है। पुरुषार्थ में प्रवृत्ति जिससे जागृत होती है। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य की परंपरा में रामायण और महाभारत, इन दो आर्ष काव्यों को इतिहास कहा गया। यह जो इतिहास है, इसको समझने की और इसको संजो कर रखने की हमारी एक पद्धति रही है। इसमें तारीखों और घटनाओं के सिलसिलेवार ब्यौरे दर्ज करने की बजाय घटनाओं के अंतर्मर्म को संजोने पर, स्मृतियों में उसको धारण करने पर बल दिया जाता है और उसी को इतिहास कहा जाता है। वास्तव में तो सच्चा इतिहास क्या होता है, यह दुनिया को हमें बताना चाहिए था। हुआ उल्टा कि बाहर के लोग हमको बताने लगे कि आपके यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है और हम आपका इतिहास लिखेंगे और इतिहास आपका क्या है यह हम आपको बताएंगे। और वो जो इतिहास हमें बता करके गए उपनिवेशवादी दौर में अंग्रेज साहब बहादुर, उसकी लीक पर चलते हुए हमने अपने इतिहास को समझना, पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। आज़ादी के बाद खासतौर से उसी तरह से इतिहास हमारे यहाँ पढ़ाया जाने लगा। इस अर्थ में ये जो दो अर्थ एक प्रकार से इतिहास के हो जाते हैं, एक हमारी परंपरा का अर्थ है इतिहास का और एक हिस्ट्री के अर्थ में आधुनिक अर्थ है। तो इस आधुनिक अर्थ में भी संस्कृत साहित्य में इतिहास खूब लिखा गया है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। 4 भागों में 2,2500 पृष्ठों में मेरा संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास है। उसके दूसरे, तीसरे और चौथे खंडों में मैंने संस्कृत में ऐतिहासिक काव्यों की और इतिहास, आधुनिक दृष्टि से इतिहास के ग्रंथों की चर्चा की है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। दुर्भाग्य से जो इतिहासकार हैं, चाहे वे किसी भी दृष्टि से इतिहास लिखते हों, वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको जो अंग्रेज साहब बहादुर बता करके गए हैं कि आपके पास इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं है, उसको मान करके हम आंख मूंद लेते हैं इस बात पर, इस तथ्य की ओर से कि संस्कृत में भी इतिहास के ग्रंथ हो सकते हैं, बहुमूल्य, बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खासतौर से 12वीं 13वीं शताब्दी से लगाकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक मुगल बादशाहों पर, राजाओं पर, केरल के राजाओं पर, राजपूताने के, राजस्थान के राजाओं पर बहुत सारे ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए, जिनमें कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको आज के इतिहासकारों को भी समझना चाहिए, और वो बहुत बड़ा गैप जो हमारे इतिहास लेखन में है उनसे पूरा हो सकता था। इसके अलावा राजाज्ञाएँ, शिलालेख, दानपत्र, इनके द्वारा भी हमने तिथिवार इतिहास लेखन किया है संस्कृत साहित्य में। लेकिन रामायण, महाभारत और पुराणों में एक बृहत्तर इतिहास की परिकल्पना साकार की जाती है। यह भी सत्य है कि आधुनिक अर्थ में इतिहास के लेखन की व्यवस्थित शुरुआत और विस्तार से उसके लेखन की शुरुआत मध्यकाल में विशेष रूप से हमारे यहाँ हुई, और मुगल काल में जब तुर्क और मुगल यहाँ आए, उनके यहाँ परंपरा थी तिथिवार घटना क्रम रोजनामचे के तरह से दर्ज करते हुए एक इतिहास लेखन की, और उन्होंने इस तरह से हमारा इतिहास भी लिखना शुरू किया, अपना भी इतिहास खूब लिखा और हमको बताया। हमने घटनाएं जैसी घटी हैं उनका बयान करके और घटे हुए की तस्वीर खड़ी करने को इतिहास नहीं कहा, या केवल उतने को ही हमने इतिहास नहीं कहा। वह भी इतिहास हो सकता है। यदि हमने केवल इतने को ही इतिहास नहीं कहा तो उसमें कुछ कारण हमारे पुरखों की दृष्टि में रहा होगा।
उसे समझा जाना चाहिए। हम ये मान करके चलते हैं कि इतिहास सच्चाई का बयान करता है। जिसे हम आज इतिहास कह रहे हैं वो हमको सच्ची सच्ची बातें बताता है, पर होता कुछ उल्टा है। जो भी आंखों देखी सच्चाई का बयान कोई करता है या लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं से उसके अपने पूर्वाग्रह, उसकी अपनी दृष्टि, उसकी अपनी कल्पनाएं भी आकर के जुड़ जाती हैं। एक ही घटना को जो उन्होंने आंखों देखी है, दो लोग यदि बयान करते हैं तो घटना का रूप बदल जाता है, अलग अलग हो सकता है। अदालत में दो गवाह बयान देते हैं आंखों देखी घटना के बारे में और शपथ लेकर कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सच ही कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घटना उनके बयानों में अलग अलग तरह से सामने आ जाती है और वो आंखों देखा ही बयान कर रहे हैं, वो भी झूठ नहीं कह रहे हैं, लेकिन घटना का चेहरा बदल जाता है। इतिहास भी हम इसी तरह से लिखाते आ रहे हैं पिछले 2-1 शताब्दियों से और पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। ये इतिहास को पढ़ने पढ़ाने की सही पद्धति नहीं है और इसमें खामियां हैं। जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो पूरा सच उसमें नहीं अट पाता है और वो एक तरफा सच्चाई उसमें कई बार आती है और आख्यान जाति स्मृतियों में हम जो सच संजोते हैं उसमें भीतर डुबकी लगा करके अंतर्मर्म को पकड़ा जाता है, उसमें सच्चाई सामने आती है। मैंने अपनी पुस्तकों में, लेखों में संस्कृत साहित्य में इतिहास दृष्टि और इतिहास के ग्रंथों पर चर्चा की है। इसकी चर्चा फिर से उठाने की ज़रूरत एक कारण से महसूस हुई। मैंने श्री विजय मनोहर तिवारी का एक लेख पढ़ा अभी, जो इतिहास से संबंधित है और महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। श्री विजय मनोहर तिवारी विज्ञान के छात्र रहे हैं और 25 वर्षों से करीब 25 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से वे जुड़े रहे हैं। इनका एक लेख भोपाल की एक पत्रिका अक्षरा में अभी प्रकाशित हुआ है पिछले महीने, तथाकथित इतिहासवेत्ताओं के नाम इतिहास के अध्येता का खुला पत्र, ये शीर्षक है। लेख में तिवारी जी ने कहा है कि हमारे समय में अब तक पाठ्यक्रमों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, खासतौर से मुगल काल का, मध्यकाल का इतिहास, वह खूबसूरत पैकेजिंग करके परोसा गया झूठ है। सरासर झूठ तो मैं भी नहीं उसको कहता। मैं उसमें यह जोड़ना चाहता हूँ कि पैकेजिंग तो हर समय की जाती रही है। जो भी शिक्षा प्रणालियाँ हमने कायम की औपनिवेशिक दौर में और औपनिवेशिक दौर के बाद उत्तर औपनिवेशिक काल में, जिसमें कि हम रह रहे हैं, और उपनिवेशवाद के शिकंजों में अभी भी हम जकड़े हुए, हमारे दिमाग में जो अंग्रेज साहब बहादुर बीज बो गए हैं विश्ववल्लरी के, वो खूब अब फल फूल रहे हैं। इसीलिए कोई कहता है कि संस्कृत में इतिहास के सैकड़ों ग्रंथ हैं। मैं बताता हूँ, अब्दुल्ला चरितम है, छोटे सैयद बड़े सैयद के पूरे इतिहास पर पंडित लक्ष्मीधर का लिखा हुआ, जो उसी समय मौजूद थे और लिख रहे थे, 1000 श्लोकों का। तो कोई ध्यान नहीं देता है, वो सोचते हैं वो छपा हुआ है, वो सोचते हैं कि गप मार रहे होंगे। और भी बहुत सारी किताबों के बारे में बता सकता हूँ, शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में, जो पंडित लोग लिख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण लिख रहे हैं वो, लेकिन नहीं कोई ध्यान देता है। तो मत दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तिवारी जी का कहना है कि जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने पैकेजिंग करके बहुत खूबसूरत उस सारे मुगल काल के इतिहास को बना करके पेश किया, जो कि उनकी नज़र में, तिवारी जी की नज़र में, बहुत ही भयावह इतिहास का दौर हमारा रहा है। और उन्होंने जो उसका वर्णन किया है वैसा दहला देने वाला है कि उसको पढ़ कर के हमारा खून खोल उठता है। प्रामाणिक वर्णन उन्होंने भी किया है और इन्होंने भी झूठ नहीं कहा है। जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, जिन इतिहासकारों का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि ये लोग पैकेजिंग करके झूठ परोस रहे हैं, वे बड़े नाम हैं। उनमें से 2 का नाम उन्होंने लिया है। एक तो रोमिला थापर और दूसरे इरफान हबीब, इन 2 का उन्होंने नाम लिया है। और भी कई नाम हो सकते हैं। उनका इशारा तिवारी जी का वामपंथी सोच वाले इतिहासकारों की तरफ है। आशीष नंदी, पार्थो चटर्जी, रणजीत, धीरूभाई सेठ, रजनी कोठारी वगैरह वगैरह,
इन लोगों की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में मैं लेख देखता हूँ तो प्रभावित होता हूँ कि कितना परिश्रम ये लोग करते हैं और कितनी मेहनत से संदर्भ जुटा कर के इतिहास खंगालते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले, प्रज्ञा संपन्न ये लोग हैं। लेकिन तिवारी जी का कहना यह ठीक है, अपनी जगह दुरुस्त है, कि इन लोगों ने मुगल काल में बादशाहों ने जो अनाचार, अतिचार, दुराचार, कदाचार किए उनको थोड़ा ढक दिया है और बहुत उज्जवल पक्ष को सुंदर रूप देकर के इन्होंने प्रस्तुत किया है। और जो अनाचार, कदाचार, दुराचार हुए उनका सारा ठीकरा इन्होंने औरंगजेब के मत्थे मढ़ दिया कुल मिला करके। और उनका कहना है कि मैंने सच्चा इतिहास जानने के लिए फिर मुगल काल के उन इतिहासकारों की किताबें पढ़ी जो कि आंखों देखी लिख रहे थे। अब वो आंखों देखी जो लिखी हुई है मुगल काल के इतिहासकारों की किताबों में, उसको पढ़ के उन्होंने एक तस्वीर इस लेख में प्रस्तुत की है। और जिन इतिहासकारों को उन्होंने पढ़ा, इस दृष्टि से उनकी लंबी नामावली करीब 28 नामों की उन्होंने दी है कि इन सब के ग्रंथ पढ़ कर के मैं मुगल काल को इस रूप में समझ रहा हूँ। पहले तो उनमें से मैं नाम पढ़ूंगा। फ़ख्र मुदव्विर, मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दीन जूज़जानी, जियाउद्दीन, सदर निजामी, अमीर खुसरो एसामी, इब्न बतूता, निज़ामुद्दीन अहमद फ़रिश्ता, मोहम्मद बिहामत खानी, शेख रिज़्क़ुल्लाह मुश्ता गुलाम, हुसैन सलीम, अहमद यादगार, मोहम्मद कबीर, अल-हाजुद्दीन, अल-हाजुद्दबीर, सिकंदर बिन मंजू, मीर मोहम्मद मासूम, गुलाम हुसैन सलीम, अहमद हाजुद्दबीर, अहमद यादगार, मोहम्मद कबीर, याह्या खंद मीर, मिर्ज़ा हैदर, मीर अलाउद्दौला, गुलबदन बेगम, जो कि महिला हैं, और भी महिला हैं हो सकती हैं, उनका नाम जोड़ा जा सकता है, जौहर आफ्ताबची, बायजीद बियात, शेख अबुल फजल, बाबर और जहांगीर। इतने नाम गिना करके उन्होंने जोड़ा है। ये नोटेड कामा में मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफ़र तक की आंखों देखी लिखी। अब ये जो लंबी सूची है करीब 28 नामों की तिवारी जी की, उसको पढ़ कर के मैं तो बहुत हतप्रभ रह जाता हूँ, क्योंकि मैं कितना अज्ञानी प्राणी हूँ कि 28 में से कुल 5 को छोड़ करके मैं किसी का नाम तक नहीं जानता। स्वाभाविक है, क्योंकि इतिहास मेरा विषय नहीं। तिवारी जी ने अपने आप को इतिहास का अध्येता कहा है, मैं तो इतिहास का अध्येता भी नहीं हूँ। संस्कृत साहित्य का अध्येता अवश्य मैं हूँ, और उसके नाते संस्कृत में जो इतिहास है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये जो नाम है करीब 28, इनमें अमीर खुसरो, इब्न बतूता, शेख अबुल फजल, बाबर और जहांगीर, इन 5 के बारे में मैं कुछ जानता हूँ। इनका साहित्य, इनके बारे में साहित्य संस्कृत में और फारसी से हिंदी या अंग्रेजी में अनुदित जो इनका साहित्य है उसको कुछ मैंने उल्टा पलटा या देखा है। बाकी तो मेरे लिए ऐसे नाम हैं कि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कि मुगल काल का आंखों देखा इतिहास लिखा है। अलबत्ता ये बात सही है कि और भी कई नाम हो सकते हैं, जैसा तिवारी जी ने कहा। तो दूसरी बात जिससे मैं हतप्रभ रह गया वो यह है कि इनमें वो कुछ नाम छूट गए हैं जिनसे मैं बखूबी परिचित हूँ। कम से कम 3 नाम ऐसे हैं इस सूची में जो कि मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य के अध्येता के नाते। बदायूनी, फैजी और अलबिरूनी, ये 3 नाम, इनसे मैं बार बार टकराता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अलबिरूनी को पढ़े बिना संस्कृत साहित्य का, उसकी संपूर्णता में बोध करने का दावा